मैं नारायण अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफ़ी समय बाद आपके सामने यूट्यूब वीडियो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि अब समय पर आपकी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको आगामी आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे। जैसा कि आपको उम्मीद है कि लाइब्रेरी का नई सिलेबस घोषित हो चुका है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को लेकर चलेंगे, जिसमें जितनी भी थ्योरी आएगी बीच में मैं बताता चलूँगा आपको, जितना मेरा ज्ञान संज्ञान है लाइब्रेरी साइंस का। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, ज्ञान जगत का हिस्सा है। तो ज्ञान जगत का हिस्सा में देखिए कि सामाजिक विज्ञान भी आता है, प्राकृतिक विज्ञान भी आता है, मानविकी भी आता है और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है, क्योंकि जो ज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान के रूप में हो सकता है, नेचुरल साइंस के रूप में हो सकता है और ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पोल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, वो सारे ज्ञान जगत का हिस्सा है। तो ज्ञान जगत का जब क्वेश्चन आएगा, इसमें ज्ञान जगत को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है आपका जो पूर्ण सिलेबस है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञान से क्या तात्पर्य है। तो ज्ञान देखिए क्या है, जीवन जीने का तरीका तो नहीं हो सकता, लीव ऑफ वे ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ नहीं हो सकता, उम्र के साथ अनुभव विज्ञान आधारित ज्ञान ये नहीं हो सकता है, एक विचारों का संगठित रूप है, यूनिटी ऑफ थॉट्स आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में ज्ञान। ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय जगत की संरचना के प्रकार है। तो विषय जगत की संरचना के प्रकार आप देखिएगा, द्विविभाजन भी होता है, 10 विभाजन भी होता है और बहुविभाजन भी होता है। आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइएगा 10 विभाजन जो डीडीसी में प्रचलित है, बहुविभाजन कौन सी प्रणाली में विद्यमान है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं देखता रहूं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, इनमें से बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। पिछली बार के जो केवीएस का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हूबहू आया था कि निम्न में से बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी किसे जाना जाता है। तो ये देखिएगा कि द्विविभाजन है, जो डाइकोटोमी है, उनको बाइनरी क्लासिफिकेशन यानी द्विविभाजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रेन चेम्बर की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। तो ब्रेन चेम्बर है वो ज्ञान जगत के संबंधित है। और नेक्स्ट है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में आप याद रखिएगा कि रंगनाथन की सीसी कोलन क्लासिफिकेशन है जिसके 7 संस्करण हैं। सन भी याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं 33, 39, 50, 52, 57, 60, रीप्रिंट 63 और 1987 में 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ जो रंगनाथन की मृत्यु के बाद हुआ। और रंगनाथन की मृत्यु कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे जो आपके फैक्ट्स हैं वो बताता चलूँगा साथ साथ में कि ट्री ऑफ प्रोफेरी का वृक्ष किसने द्विविभाजन का उत्कृष्ट उपकरण माना है। तो ये बेंथम महोदय ने माना है। याद रखिएगा आपकी ट्री ऑफ प्रोफेरी यानी जो वृक्ष को बना दिया है और वृक्ष में जो शाखाएं निकल रही हैं उस विभाजन से उसने फल को और एक वृक्ष को ज्ञान का आधारित मनाया है कि जो ज्ञान जगत है जो एक वृक्ष के समान है और उसमें जो भी शाखाएं और जो वृक्ष है वो उसके उपशाखाएं आपने मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है। तो स्केल ऑफ बीइंग है वो द्विविभाजन से संबंधित है। आप याद रखिएगा स्केल ऑफ बीइंग है। स्केल ऑफ बीइंग से यहाँ मतलब जब भी आप स्केल देखते हैं तो स्केल के ऊपर 2 रेखाएं चलती रहती है, एक तो सेंटीमीटर की और एक माइक्रो सेंटीमीटर की। तो इस विभाग से बांटा है कि एक स्केल के अंतर्गत छोटी 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 रेखाएं होती हैं। तो स्केल ऑफ बीइंग में उसको द्विविभाजन माना है कि सब्जेक्ट बड़ी लाइन हो गया, उसमें छोटी छोटी लाइन उसके सब्जेक्ट के अंदर के उप सब्जेक्ट उप विषय आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण है यानी डाइकोटोमी का उदाहरण कौन सा है, ये याद रखिएगा आप। तो इसमें डीडीसी देखिएगा आप 1876 में आया, यूडीसी यूनिवर्सल ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन ये 1905 में आया। डीडीसी और यूडीसी दोनों नहीं हो सकता। एलसीसी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन ये 10 विभाजन पद्धति का एक उदाहरण। डीडीसी और यूडीसी दोनों ही 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नहीं है, सॉरी याद रखिएगा। डीडीसी और यूडीसी दोनों ही 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इनमें से बहुविभाजन पद्धति का उदाहरण कौन सा है। तो बहुविभाजन पद्धति में सीसी भी आएगी, एलसीसी भी आएगी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 सी कटर महोदय की है,
वो भी एक बहु विभाजन पद्धति है। इसमें सब्जेक्ट को कई विभागों में बांटा गया है। जैसे सीसी डीडीसी के लिए अपने 0 से लेकर 000 से लेकर हर 3 बिंदु के बाद एक डॉट का प्रयोग करते हैं और इसमें 3 अंकों का ही एक जोड़ा बनाया जा सकता है। वहीं यदि आप सीसी, एलसीसी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन देखोगे तो इसमें कितना भी बड़ा जोड़ा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान जगत की क्या विशेषता है? तो ज्ञान जगत की जो विशेषता है वो है उपरोक्त सभी हैं। ज्ञान गतिशील होता है, चलता रहता है, नया ज्ञान आता रहता है, बहुआयामी कई आयाम हो सकते हैं। अंतहीन विकास, ज्ञान का जो अंतहीन यानी अपने आप में स्वतः ही अपने विकास होता रहता है, ज्ञान अपने आप में एक नए आयाम जोड़ता रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोलॉजी किस प्रकार के विषय का उदाहरण है? अपने बायोलॉजी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बायोलॉजी क्या है? एक बेसिक सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट जब 2 विषयों को मिला दिया जाए और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जब 2 विषयों के अंतर्गत एक किसी उप विषय को सम्मिलित कर लिया जाए, उससे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी जो जटिल सब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं। कंपाउंड मिश्रित हो गया और बेसिक सामान्य विषय हो गया। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में कोई दूसरे प्रकार का सब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार के उदाहरण है? तो जियो और पॉलिटिक्स 2 सब्जेक्ट आ गए। जियो का मतलब भू और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। अब देखिएगा तो ये क्या हो गया? एक जटिल सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आता है। ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया। 2 विषय अलग अलग स्वतः में अपने आप में ये दोनों विषय हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का उदाहरण है। बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण है? तो बायोकेमिस्ट्री का देखोगे तो ये भी एक क्या है कि बायो एक अलग विषय है और केमिस्ट्री एक अलग विषय है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं। अरस्तु का ज्ञान जगत वर्गीकरण किस पद्धति पर आधारित था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम के, क्योंकि अरस्तु को ही ज्ञान जगत का पिता माह की संज्ञा दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा द्विविभाजन। अरस्तु का ज्ञान जगत वर्गीकरण है वो द्विविभाजन पद्धति पर आधारित था। विषय जगत की विशेषता नहीं है सम्मेलन, विघटन, नवीन आयामों का विकास और सीमित विकास। तो विषय जगत है जो गतिशील है, अंतहीन विकास जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि इसका अंतहीन विकास होता रहता है, ये सेल्फ में अपने आप में विकास ज्ञान होता रहता है। सीमित विकास इसका विशेषता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है डाइकोटोमी का अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसका डाइकोटोमी का द्विविभाजन है, यानी विषय का 2 भागों में विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकोटोमी, ये डेकाटोमी है, वो डाइकोटोमी था, याद रखिएगा। देखो डाई आएगा, DI आएगा डाइकोटोमी, और ये जेकाटोमी आएगा DECAHOTOMY। इसका मतलब होगा 10 विभाजन, जो कि DDC और UDC दोनों 10 विभाजन में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीकोटोमी का क्या अर्थ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहु विभाजन, पोली का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? बहु होता है। तभी तो आप जब कॉलेज जाते हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज को पॉली प्लस टेक्निक से बना है, तो मतलब बहु टेक्निक वाला वो कॉलेज है, इसलिए इसे पॉलीटेक्निक शब्द की संज्ञा दी गई है। पोली का मतलब अपने आप में बहु होता है और कोटोमी का मतलब होता है विभाजन। तो पोली आगे लगने से पॉलीकोटोमी हो गया। यदि मैं मोनो लगा दूंगा तो एक विभाजन हो जाएगा, क्योंकि मोनो का अर्थ ही अपने आप में एक होता है। जैसे मोनोगेमी एक शादी करने वाला, पोलोगेमी बहु शादी करने वाला, और तो पोलोकोटोमी हो गया यहाँ बात, तो बहु विभाजन हो गया। अगला आ गया कि पॉलीकोटोमी विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्गीकरण पद्धति में किया गया था? तो ये CA कटर की जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन थी 1891 में जो आई थी, उसमें बहु विभाजन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि डिकोटोमी का विभाजन का अर्थ लोकप्रिय हुआ, किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति से इसे शुरू किया? तो अभी को पता है कि DE की स्पेलिंग आई है, DA डाइकोटोमी, डिकोटोमी है। तो ये डिकोटोमी है वो 10 विभाजन की बात कर रहा है। वो मेलविल डेवी ने 1876 में इस पद्धति की शुरुआत की थी। रंगनाथन की पद्धति आपको पता है कि वो क्लोन क्लासिफिकेशन है। CA राइटर की एक्सपेंसिव है और राइडर की राइडर क्लासिफिकेशन है। और राइडर क्लासिफिकेशन कब आई थी, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, कई बार पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला कुछ स्क्रीन पर इस प्रकार कि CC में ज्ञान जगत के रेखांकन के मुख्य वर्ग M और N के बीच में क्या है? ये लाइब्रेरी में पिछली बार पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस M और N के बीच में त्रिभुज है। त्रिभुज के इस ओर अगर आप त्रिभुज को बनाएंगे तो त्रिभुज के इस ओर लेफ्ट साइड में M है और इस ओर N है। ये M और N ज्ञान जगत को 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट है कि CC में ह्यूमैनिटीज़ को स्थान दिया गया है। जो ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं
उनको N to S के बीच में स्थान दिया गया है। आप याद रखिएगा, ह्यूमैनिटीज़ के जो भी विषय होते हैं मानविकी के, उनको स्थान N to S में दिया गया है। अगला है वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन, जो शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के क्लासिस से हुई है। और क्लासिस की यहाँ स्पेलिंग की अगर बात करेंगे तो CLASSIS, यानी दोनों तरफ एस आएगा। इसमें कंप्लीट 3 एस आएंगे क्लासिस में, आप याद रखिएगा। याद रखने की ट्रिक है CLASSIS, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। तो वर्गीकरण का उद्देश्य आप और हम सभी को पता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सहायक क्रम में व्यवस्थापन होगा, पाठक का समय बचाओ और पुस्तक का उपयोग करो। सहायक क्रम में व्यवस्थापन, पाठक का समय बचाना और पुस्तकालय का उपयोग और उपरोक्त सभी, ये चारों ही वर्गीकरण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि वर्गीकरण का पिता है वह अरस्तु को कहा जाता है, और आधुनिक वर्गीकरण का पिता की बात कहे तो आप मेलविल डेवे को उत्तर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके बारे में पता है, अरस्तु को वर्गीकरण का पिता, रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, मेलविल डेवी को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, और C.A. कटर ने भी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की खोज की थी, ये इनके बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण के पुस्तकालय विज्ञान के पिता की मैंने बात आपको बता दी है कि वो मेलविल डेवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञान वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। ज्ञान का जो वर्गीकरण है उससे क्या तात्पर्य है, कई बार पूछा जाता है। तो ज्ञान वर्गीकरण की बात की तो ज्ञान में एक तो जो ज्ञान का क्लासिफिकेशन होगा विशिष्ट विषय के अनुसार होगा, कि जो भी विषय हैं विशिष्ट विषय होना चाहिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए। कि जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जियो पॉलिटिक्स डाल दी हैं, करंट पॉलिटिक्स डाल दी हैं, या फिर नेशनल पॉलिटिक्स डाल दी हैं, या स्टेट पॉलिटिक्स डाल दी हैं, तो विशिष्ट विषय हैं। प्लस उसका वर्ग संख्या होगा, कि उसको एक वर्ग संख्या दे दी जाएगी कि इस वर्ग संख्या के अनुसार इस चीज़ को जियो पॉलिटिक्स या करंट पॉलिटिक्स को पहचाना जाएगा, वो एक ज्ञान का वर्गीकरण कहलाएगा। तो इसका ए उत्तर होगा, वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। यहाँ पूछा ग्रंथ वर्गीकरण, यानी ग्रंथ यानी बुक का जो क्लासिफिकेशन है उससे किसका तात्पर्य पूछा गया है। तो देखो, ग्रंथ की जो विशिष्ट आकृति होगी कि किस आकृति में, बड़े आकार का है, छोटे आकार का है, प्लस ग्रंथ की संख्या कि कितने इसकी संख्या है, उसके अनुसार ग्रंथ का वर्गीकरण। हमेशा ग्रंथ का जो वर्गीकरण है वो हमेशा याद रखिए कि उसकी विशिष्ट आकृति होगी और प्लस ग्रंथ की संख्या से ही किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ग्रंथालय वर्गीकरण। अब जो ग्रंथालय का वर्गीकरण है वो किस हिसाब से किया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रंथालय में क्या होगा, ज्ञान का वर्गीकरण होगा प्लस ग्रंथ का वर्गीकरण हो जाएगा। पहले मैंने पूछा ज्ञान का वर्गीकरण किस आधार पर होगा, तो आपने ज्ञान वर्गीकरण का उत्तर दे दिया था कि विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या। ज्ञान का वर्गीकरण के लिए कोई विषय होना चाहिए, ज्ञान का वर्गीकरण करोगे तो प्लस उसको क्या दोगे, एक वर्ग संख्या दे दोगे। साथ में ग्रंथ का वर्गीकरण कैसे करोगे, तो ग्रंथ का आप विशिष्ट आकृति देखकर प्लस उसमें ग्रंथ की संख्या के कितनी संख्या में वो उपलब्ध है आपके पास। और तीसरा ग्रंथालय वर्गीकरण, तो ग्रंथालय वर्गीकरण दोनों का स्वरूप कह सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ग्रंथालय जो वर्गीकरण है उसमें ज्ञान का वर्गीकरण तो आएगा ही, प्लस ग्रंथ का वर्गीकरण आएगा, बाकी कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे ग्रंथालय क्योंकि एक वृहद स्वरूप को, परिकल्पना को स्वीकार करता है, एक लाइब्रेरी की बात करता है, तो एक लाइब्रेरी में क्या होगा, ज्ञान का वर्गीकरण तो किया ही जाएगा, प्लस ग्रंथों का वर्गीकरण भी किया जाएगा। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। जो हमारी DDC है वो शुद्ध अंकन पर आधारित है, और हमारी जो CC है कॉलन क्लासिफिकेशन वो मिश्रित अंकन पर आधारित है। शुद्ध अंकन का मतलब वहाँ पर 0 से 9 अंक का प्रयोग किया जाएगा, तो वहीं मिश्रित अंकन से तात्पर्य 0, 9 से लेकर अल्फ़ाबेट के जो भी अंक हैं उन्हीं का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमांक संख्या के तत्व होते हैं, यानी कोल नंबर के क्या तत्व होते हैं। तो इसके कोल नंबर को याद रखने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप भूलेंगे नहीं तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और ये कंफ्यूज करता रहता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोल नंबर की जब भी आएंगे तो कोल नंबर का मतलब अब यहाँ से देखिएगा कि पुकारना, कोल का मतलब है क्रमांक, कोल मतलब पुकारना, किसी को बुलाना। आपके पास भी कोल आता है तो आप समझ लीजिए कि मेरे पास CBC का कोल आया है, किसका, CBC का। तो प्रथम C का मतलब है यहाँ क्लास नंबर, B का मतलब है पुस्तक संख्या, बुक नंबर, और CBC, C यानी क्लक्स नंबर। मैंने तो इसी रूप से याद किया था और मेरे नेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो मुझे उस समय इसी प्रकार से याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गांक। अब ये क्लास नंबर की
बात कर रहा है कि वर्ग संख्या या वर्गांक एक ही बात है, वर्ग संख्या भी कह सकते हैं, उसको वर्गांक भी कह सकते हैं, कि क्लास नंबर क्या है। तो क्लास नंबर याद रखिएगा कि पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। पुस्तक की पाठक भाषा में अनुवाद नहीं है, ऑप्शन बी। पाठक की भाषा में अनुवाद भी नहीं है, और उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। आप सभी को पता है कि वर्गांक जो क्लास नंबर होता है वो पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन में पुस्तक संख्या यानी बुक नंबर के सूत्र कितने दिए हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रंगनाथन ने 8 तत्व दिए हैं पुस्तक संख्या बुक नंबर के। कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी ट्रिक मेरे पुराने जो पिछले साल के वीडियोस थे उसमें मैंने बताई थी कि 8 तत्व बुक नंबर के कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एल, इसकी ट्रिक है लफ़ा, SCCR। लफ़ा किसी के मतलब लफ़ा जैसे कंपटीशन में लगाते हैं अपने लफ़ा, तो LFYAVSCCR। तो एल का मतलब लैंग्वेज, एफ का मतलब फोरम नंबर, LFY ईयर, ए का नंबर एक्सेशन नंबर, LFYAV वॉल्यूम नंबर, एस का मतलब सप्लीमेंट्री नंबर, SCC का मतलब कॉपी नंबर, और CR का नंबर क्रिटिसिज्म नंबर। ये 8 तत्व हैं, आप याद रखिएगा। LFYAVSC और CR याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट करके बताइएगा कि बुक नंबर कितने तत्व है। एक बार आप अपने हाथ से लिखेंगे वहाँ पर कमेंट में तो आपके निश्चित ही याद हो जाएगा। और इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, तो उसमें जो 7वां है शायद, तो मेरे हिसाब से C आएगा। तो उसमें कॉपी नंबर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इसके 8 हैं। तो कॉपी नंबर है, उसमें से क्लास नंबर देकर पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो हमारे दिमाग में क्लास नंबर बैठा होता है तो हमने क्लास नंबर लगा देते हैं। एक्चुअली में क्लास नंबर नहीं होता है बुक नंबर में कॉपी नंबर आता है, तो आप वो याद रखिएगा। और 8 जो भी एलिमेंट्स हैं इसके, जो भी तत्व हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और DDC में किस अंकन का प्रयोग मैं बता चुका हूँ, शुद्ध अंकन का, और CC में किस प्रकार के अंकन का, वो मिश्रित अंकन का। दोनों क्वेश्चंस नीचे आए हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाए UDC की, तो UDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, तो UDC में भी मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। कि UDC जो पद्धति है वो लगभग DDC के समान ही है। जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है उसी के समान यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की पद्धति है, इसीलिए दोनों में जो पद्धतियाँ हैं वो समान है। दोनों में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है, दोनों में 10 विभाजन पद्धति का प्रयोग किया गया है, ये दोनों में समानताएं हैं। जबकि 1876 में आया था और UDC 1905 में आया था, याद रखिएगा। DDC में किस प्रकार का अंकन किया जाता है, तो DDC में मैंने बताया कि 0 से 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये UDC में पूछे तो भी सेम अंक आप बताएंगे, क्योंकि दोनों शुद्ध अंकन की पद्धतियाँ हैं। DDC का उद्भव 1876 में, 1905 में किसका हुआ था, ऑप्शन डी ये उत्तर दे रहा है, UDC की बात कर रहा है। DDC का प्रथम संस्करण किस में प्रकाशित हुआ था, ये कई बार पूछा जाता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन एकदम ऑकवर्ड दे रखा है। ऑप्शन C बड़ा उत्तर है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक भी सब्जेक्ट हटा दिया जाए, समान दे दिया जाए, एक क्लासिफिकेशन कैटलॉग कर दिया जाए, सब्जेक्ट की जगह इंटर सब्जेक्ट कर दिया जाए, इंडेक्स कुछ और कर दिया जाए, तो ये चेंज हो सकता है। बड़े बड़े अगर 4 एक समान उत्तर हो तो आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको इसको रट लीजिएगा। DDC का प्रथम संस्करण का शीर्षक का नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ, तो DDC का जो प्रथम संस्करण था वो 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। DDC के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो DDC के 23 संस्करण अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, और 23वां संस्करण 2011 में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन नीचे भी हैं इसके दे रखा है कि 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटर टेबल के बुक नंबर का निर्माण किया जाता है। कटर टेबल में बुक नंबर का निर्माण किससे किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण लेखक के सरनाम से किया जाता है। सरनाम जो प्रथम 3 अक्षर हैं उनसे किया जाएगा। जैसे कि रंगनाथन, ऐसा रंगनाथन का सरनेम रंगनाथन है तो RAN से किया जाएगा। जैसे मेरा नारायण शर्मा है तो मैं SHA से करूँगा। आपका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ग्रंथांक जो बुक नंबर का निर्माण है वो कैसे किया जाएगा कटर टेबल के अनुसार। कटर टेबल के अनुसार रंगनाथन का तो RAN होगा यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, और आ भी गया नीचे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय वर्गीकरण में की प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाए। आपने अपने नाम का भी कटर की जो पद्धति है, टेबल है, उसके अनुसार
बुक नंबर का निर्माण कैसे होगा अगर आप पर कोई बुक लिखी जाए, हर विद्यार्थी बताइएगा ताकि आप कभी भूले नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों में निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो इसको दो भागों में सामान्य बांटा जाता रहा है। तो दोनों प्रजाति परिगणात्मक और पक्षात्मक होती है। अब मैं दोनों का मतलब बता देता हूँ कि परिगणात्मक क्या होता है और पक्षात्मक क्या होता है। परिगणात्मक में रेडीमेड नंबर होते हैं, जो बाहर से लिए हुए नंबर होते हैं, उन्हीं को चिपका दिया जाता है। जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस तो 376, मैंने कहा जियोग्राफी 377, जैसे मैंने कहा फाइन आर्ट 378, इस प्रकार के बाहर के शब्दों, इसमें कोई भी अंदर से शब्द नहीं लिए जा सकते, अपने मन से शब्द नहीं लिए जा सकते। ये परिगणात्मक होती हैं, यानी इसकी गणना पहले से की हुई होती है। वहीं पक्षात्मक फैसेट्स के अनुसार होती है। ये दो पक्षों में विषय को बांटा जाता है। जो डीडीसी पद्धति है वो परिगणात्मक है, उसमें रेडीमेड शब्दों का प्रयोग किया गया है। और पक्षात्मक पद्धति है जो कि रंगनाथन की है, और जो डीडीसी है वो लगभग परिगणात्मक है, यानी थोड़े बहुत चेंज किया जा सकते हैं। और पक्षात्मक है जो रंगनाथन का 7वां संस्करण था। पहली वो जो पद्धति थी वो रिगिडली थी, यानी अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति थी। उसके बाद में 2 से 4 था वो फ्रीली फैसेटेड थी, मतलब लगभग पक्षात्मक थी। और 7वां संस्करण था वो फुली फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी पूर्णतः जो आप चेंज कर सकते हैं फुली फ्रीली, यानी पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति थी। आप ये याद रखिएगा कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी का, क्योंकि डीडीसी परिगणात्मक, लगभग परिगणात्मक और पक्षात्मक में 3 भागों में बांटा गया था। एक तो पूर्णतः पक्षात्मक जो रंगनाथन का पहला था संस्करण आया था 1933 में, उसको पूर्णतः पक्षात्मक माना था। उसमें किसी प्रकार के चेंजेज की संभावना नहीं थी, सिर्फ पक्षों में बांटा गया था। वहीं इसके जो अगले संस्करण आए थे वो लगभग पक्षात्मक थे, और 7वां था वो पूर्णतः पक्षात्मक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में आता रहा है कुछ इस प्रकार। आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्न सूचियों का आपका मिलान करना है। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविल डेवी की लिखी गई हैं, आपको पता है 1876 में। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सी ए कटर 1891। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन ये पोल ओटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन ने लिखी थी 1904 में। यूनिवर्सल ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन ये पद्धति किसकी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पोल ओटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन की हैं। और यूडीसी है वो पोल ओटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन की हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की हैं। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जैसे इसको मिलाएंगे तो आपको हमने ऑप्शन 2 आएगा, देखिएगा कि डीडीसी मेलविल डेवी की हैं। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सी ए कटर की हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की हैं। और यूनिवर्सल ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन पोल ओटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन की है, जो 1905 में आई थी। डीडीसी का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण में हुआ था, मैं सभी आपके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि इस 16वें संस्करण से 2 खंडों में आया था, और इसका 18वां संस्करण 3 खंडों में आया था। 18 और 19 3 संस्करण में चले थे, और 20वां 21वां 22वां 23वां ये 4 खंडों में प्रकाशित हुए थे। आप याद रखिएगा। जैसे इसको याद करने का तरीका कुछ इस प्रकार भी आप रख सकते हैं कि जो 16-15 तक, तो 15 में तो 2 का भाग नहीं जाता है, 16 में 2 भाग गया, तो आप इसको 2 खंडों में 15 तक को भूल जाइएगा, एक 16 को याद रखिएगा। फिर 16, 17, 18 में 3 का पढ़ा जाता है, तो 3 संस्करण 18 में शुरू हो गया। फिर 19 में 4 का पढ़ा नहीं जाता है, तो 20 से वापस शुरू करिएगा। 20 में 4 का पढ़ा जाता है, तो 20, 21, 22, 23 ये याद रख लीजिएगा कि 4थे संस्करण। आप इस वीडियो को इंपॉर्टेंट देखिएगा कि मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा या याद करने की वो ट्रिक्स बताऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा ऑकवर्ड है। और मैंने खुद लाइब्रेरी साइंस में 2 बार नेट और जेआरएफ क्लियर कर रखा है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और कैसे याद रखना है इसको लंबे समय, दीर्घकाल समय के लिए, क्योंकि 3rd ग्रेड बाद 2nd ग्रेड की वैकेंसी भी अपेक्षित है। अगला डीडीसी का 3रा संस्करण किस खंड में प्रकाशित हुआ, तो 3 का पढ़ा किस में जाता है, तो 18 में जाता है। 16 के बाद 17, 18 में 3रा संस्करण प्रकाशित हुआ था। डीडीसी का 4 खंडों में प्रकाशित, तो 4 का पढ़ा किस में जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का पढ़ा 20वें संस्करण से, याद हो गया आप। तो देखिए कि 2रा संस्करण 16वें से, 3रा संस्करण 18 से, 18, 19 और 4था संस्करण 20 से। किस संस्करण में टेबल का प्रयोग हुआ था डीडीसी के, तो आप याद रखिएगा कि डीडीसी के 14वें संस्करण में टेबल का प्रयोग किया गया था। तो ये तो थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो नया सिलेबस हाल ही में चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है
उसके अनुसार ही तैयार किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप अपना धर्म मानते हुए, उत्तरदायित्व मानते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा। हमारे साथ बनिए रहिएगा। हम समय समय पर आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप बस जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसका मैं आपको अभी जो डीडीसी का ज्ञान वर्गीकरण चल रहा है वो चलेगा। उसके बाद में विषय जगत, इसके बाद में आपका यूडीसी जो आपके सिलेबस में दे रहा है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते रहिएगा। मैं उस क्वेश्चंस का पूरा विवरण जो भी उसके संबंधित में तथ्य है मैं वो आपको देता रहूँगा और आप सीखते रहिएंगे। आप तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियोज़ को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना न भूलिएगा ताकि समय समय पर आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।